वेलकम टू माय चैनल लो वाइट्स 906। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक फैमिली लॉ फर्स्ट का इम्पोर्टेंट केस लॉ, डॉक्टर सुजामनी स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गा चरण हंसदास एंड अनदर। 2001 का है ये केस, और ये केस है बेस्ड ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कि 1955 का जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, वो किन किन के ऊपर लागू होता है, उसकी एप्लीकेशन किन लोगों के ऊपर एक्सटेंड होती है, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ उसके अंदर आती हैं, उसके ऊपर बेस्ड है ये। इसके फैक्ट देखते हैं हम कुछ। दुर्गाचरण हंसदास जो हैं वो 2 शादियां कर लेते हैं। इनमें एक पहली शादी जो डॉक्टर सुजामनी स्टेला कुजूर के साथ हो रखी थी इनकी, और जब ये दूसरी शादी कर लेते हैं तो इनकी जो पहली वाइफ है, फर्स्ट वाइफ जो है, वो इनके ऊपर बाइगैमी का प्रोसिक्यूशन चला देती, कंप्लेंट फाइल कर देती इनके अगेंस्ट में कि इन्होंने बाइगैमी की है। हालांकि कंप्लेंट जो है वो ये इस तरीके से फाइल करती हैं कि आई एम ए हिंदू, लेकिन बाद में ये दोनों क्लेम करते हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो इनके ऊपर लागू ही नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, अनलेस अगर कोई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है इस रिगार्ड में तो। और ये दोनों के दोनों ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और जो कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर आती हैं। ओरोन और संथाल इनकी रिस्पेक्टिवली जो ट्राइब्स थी। बाद में इनकी वाइफ ये क्लेम करती हैं कि जो संथाल ट्राइब है, भले ही हमारे ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन जो संथाल ट्राइब है उसमें ये एक कस्टम है और बहुत लंबे टाइम से ये कस्टम चला आ रहा है कि जो मोनोगैमी, और अगर कोई पर्सन जो है वो बाइगैमी या पोलीगैमी करता है तो ये एक फोर्स ऑफ जो कस्टम है, उसने एक फोर्स ऑफ लॉ अटेन कर लिया है कि उसके अगेंस्ट में उसको पनिशमेंट मिलती है। अब इसमें लीगल इश्यूज क्या अराइज होते हैं। सबसे पहला यह है कि किस किस के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, हु इज़ हिंदू एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड टू होम दिस एक्ट इज एप्लीकेबल। फर्स्ट इशू ये अराइज होता है। सेकंड क्या होता है कि मेयरली जस्ट ये कह देना कि हमारे इधर ये कस्टम है, क्या उससे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है? क्या एक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ कस्टम के बेस पे हम कन्विक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसमें बहुत सारे लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम लीगल प्रोविजंस को देखते हैं, उसके बाद जब हम लीगल प्रोविजंस का एक ओवरव्यू हमारे पास होगा तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम कि सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो क्या कहता है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 जो है वो कहता है कि किसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर अप्लाई होगा। तो जो भी सारे पर्सन क्या हैं, हिंदू बाई रिलीजन है, एक तो उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और हिंदूज में कौन कौन आएंगे? जो वीर सेवा है वो भी आएंगे, लिंगायत वाले भी आएंगे, और फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सारे के सारे हिंदू में ही आएंगे। अलग ये एक सेक्ट नहीं बन जाता है, ये सब के सब क्या हैं, हिंदू हैं। और हिंदू के अलावा जो रिलीजन्स है, जैसे बुद्ध है, जैन है, सिख हैं, उन रिलीजन्स के ऊपर को उनको भी हम ऐसे ही मतलब समझेंगे कि ये हिंदू हैं, और उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या है, लागू होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आती है? जो हिंदू बाई रिलीजन है, और जो अलग अलग हिंदुओं में भी अलग अलग सेक्ट जो बन जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप जो बन जाते हैं, जैसे कि वीर सेवा, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इन सब को भी हिंदू की के अंदर ही इंक्लूड किया है। प्लस जो अलग सेपरेट रिलीजन हैं, जैसे बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इन तीनों रिलीजन्स को भी एज ए हिंदू ही ट्रीट किया गया है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। यहाँ तक हमने देखा कि हिंदू की डेफिनेशन जो है एक पॉजिटिव दिख रही है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन इसी में जब हम सी देखेंगे तो हमें एक नेगेटिव डेफिनेशन देखने को मिलती है। क्या? कि जो भी इंसान इंडिया के अंदर रह रहा है, उसका डोमिसाइल है इंडिया के अंदर, और वो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पहली बात, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जू नहीं है। ये 4 रिलीजन को छोड़ के उसको और कोई भी रिलीजन है उसका, और कोई भी रिलीजन है और इंडिया के अंदर रह रहा है वो, तो उन सब के ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। अब देखो क्या क्या चीज़ें समझ में आई इससे। पहली बात तो हिंदू बाई रिलीजन होना चाहिए, और हिंदू के अंदर ही हमने वैर सवा, जो लिंगायत हैं, ब्रह्मो समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, इनको भी इंक्लूड कर लिया। प्लस बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इन तीनों रिलीजन को इंक्लूड कर लिया। ये एक पॉजिटिव डेफिनेशन थी। और नेगेटिव डेफिनेशन क्या है? ऐसा कोई भी पर्सन जो इंडिया के अंदर रह रहा है, डोमिसाइल इन द टेरिटरीज
टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु इज नॉट ए मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, पारसी नहीं होना चाहिए, जूस नहीं होना चाहिए। इन 4 रिलीजन्स को छोड़कर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया के अंदर रह रहा है तो उन सब के ऊपर क्या होगा, लागू होगा हिंदू मैरिज एक्ट। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, पहले सबसेक्शन में जो भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। दिस एक्ट सेल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, कुछ भी इस एक्ट के अंदर लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा, किसके ऊपर नहीं होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा विद इन द मीनिंग ऑफ क्लोज 25। मतलब जब भी कोई एक आर्टिकल है, आप पढ़ लेना उस आर्टिकल को, 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर नोटिफाई कर देते हैं कि ये ट्राइब्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये कास्ट जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन के बाद से जब वो शेड्यूल कैसे क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि वो एक शेड्यूल है उसके अंदर लिख दिया जाता है कि ये कास्ट या ये ट्राइब जो है ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है उनको। और वो किस में है, 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 366 के जो क्लोज 25 है उस क्लोज के अंदर उनको रखा गया है। तो ऐसी कोई भी शेड्यूल ट्राइब जो इस क्लोज के अंदर आती है उनके ऊपर ये एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। और संथाल जो है वो एक ऐसी ही ट्राइब है जो इसके अंदर आती है। और ये एक्ट कब एप्लीकेबल हो सकता है, भले ही वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर रखी हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि शेड्यूल ट्राइब के ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन उनके ऊपर भी लागू हो सकता है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दे, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हाँ इनके ऊपर भी अब से लागू होगा, तो वो एक्ट लागू होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं। अब यहाँ तक हमने देखा कि क्यों वो ये क्लेम कर रहे थे कि हमारे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 जो है ये बोलता है कि शेड्यूल ट्राइब पे लागू नहीं होगा। अब देखते हैं कि वो ये ऐसा क्यों कह रहे थे कि कस्टम्स है और कस्टम ने फोर्स ऑफ लॉ अटेन कर लिया है, क्योंकि सेक्शन 3 जो है वो एक डेफिनेशन वाला सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 3A में डेफिनेशन दी गई है कि कस्टम क्या है, यूसेज क्या है। ऐसा कस्टम जिसने फोर्स ऑफ लॉ अटेन कर लिया है, जैसे सपोज करो कि मंदिर में कोई भी चप्पल पहन के नहीं जाता है और ये एक कस्टम बन गया है, कोई ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे, हालांकि जो धार्मिक संस्थानों के लिए कोई प्रोटेक्शन देने के लिए या फिर उनकी धर्म की मान्यताओं को मानने के लिए अगर ऐसा कोई एक्ट होगा तो मुझे उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऐसा कोई मैंने देखा नहीं कि कहीं पे लिखा हो कि चप्पल पहन के नहीं जाना है। लेकिन अगर कोई जाता है इंसान तो ये कस्टम बन गया है कि हो सकता है उसको जो समाज है उसको एक बुरी नज़र से देखेगा कि इसको मतलब कदर नहीं हो उन चीज़ों की। तो कस्टम जो है फोर्स ऑफ लॉ अटेन कर लेता है, ऐसे कस्टम और यूसेज की बात की गई है। इस सेक्शन को जानना क्यों जरूरी था हमें, क्योंकि ये जो है जो एपिलेंट है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कस्टम एग्जिस्ट करता है और इस कस्टम ने एक फोर्स ऑफ लॉ अटेन कर लिया है, तभी उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, कन्विक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब क्योंकि बाइगैमी से रिलेटेड ये ऑफेंस हुआ है तो सेक्शन 17 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो पनिशमेंट फॉर बाइगैमी की बात करता है कि ऐसी कोई भी शादी होती है जो किसी पर्सन की सेकंड मैरिज है, पहली बात तो वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी क्योंकि वो बाइगैमस मैरिज है, ठीक है। और उसको पनिशमेंट मिलेगी किसके अकॉर्डिंग, जो सेक्शन 494 और 495 है आईपीसी का, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। अब एक बार 494 को भी देख लेते हैं हम। इसमें यह है कि कोई भी अगर इंसान दूसरी शादी करता है और उसका पहला स्पाउस जो है वो जिंदा है तो उसको ये एक पनिशमेंट, ये एक ऑफेंस होगा और उसकी सज़ा कितनी होगी, मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, मतलब 7 साल तक को उसको सज़ा मिल सकती है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है कि पहली बात तो दोनों की दोनों शादी क्या होनी चाहिए, वैलिड मैरिज होनी चाहिए, ठीक है। जब दोनों शादियाँ वैलिड होंगी तभी जो सेकेंड वाली मैरिज है करने पे उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। अगर सेकेंड वाली या पहले वाली दोनों में से कोई भी एक शादी जो है वो वैलिड नहीं है तो बाइगैमी हुई ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है, अगर किसी का स्पाउस जो है, सपोज करो हस्बैंड है, हस्बैंड का पता ही नहीं है 7 साल तक, कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक पता ही नहीं है हस्बैंड का कि वो है कहाँ पे, जिंदा है, मर गया है क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं है 7 साल तक। तो अगर वाइफ 7 साल के बाद दूसरी शादी कर लेती है और बाद में वो हस्बैंड आ जाता है
तो भी वो बाइगैमी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 7 साल तक उसने इंतज़ार किया और तब नहीं आया तो फिर शादी कर ली उसने। अब कस्टम के रिगार्डिंग एक प्रोविजन और है हिंदू मैरिज एक्ट में, जो कि 29 सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है। उसमें क्या है, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर कुछ भी लिखा हो शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कस्टम, कि अगर कोई कस्टम किसी के राइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, जैसे उसमें कि मोनोगैमी एक राइट है, ठीक है, बाइगैमी करते ही पनिशमेंट मिलेगी, मोनोगैमी ही होगी, संथाल में ऐसा सपोज करो कि ये कस्टम है, तो भले ही इस एक्ट में ये लिख दो कि बाइगैमी कर सकते हैं, तब भी वो वैलिड नहीं होगा और वो मोनोगैमी ही करेगा, क्योंकि अगर कोई कस्टम किसी का राइट रिकॉग्नाइज कर रहा है तो ये एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है। ये प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, आई होप आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना और इस PDF को ज़रूर पढ़ लेना ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर। कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया कि दोनों के दोनों जो पार्टीज हैं इस पिटीशन के अंदर, दोनों पार्टी क्या हैं, ट्राइबल्स हैं, और ट्राइबल्स के ऊपर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो पार्टी है उसने क्लेम किया कि एक ऐसा कस्टम है जो कि मोनोगैमी को ही वैलिड बोलता है और जो बाइगैमी उसको वैलिड नहीं मानता है, तो सेक्शन 494 में उसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ये कहता है कि नो कस्टम कैन क्रिएट एन ऑफेंस, कोई भी कस्टम ऑफेंस क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टम जो होता है बेसिकली वो सिविल राइट्स जो पार्टी के होते हैं उनको एस्टेब्लिश करता है, और एंड नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। और कोई भी इंसान को हम कन्विक्ट नहीं कर सकते अगर उसने किसी लॉ का वायलेशन नहीं किया है, और लॉ की जो डेफिनेशन है वो आप देखोगे आर्टिकल 3 के अंदर। हालांकि आर्टिकल 3 क्लोज 3 के अंदर लिखा गया कि लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और लॉ के अंदर उसमें ये भी लिखा गया कि कस्टम जो है वो भी एक लॉ का पार्ट है। लेकिन कोर्ट इसमें ये ऑब्जर्व करता है कि जो कस्टम है, फॉर कस्टम टू हैव ए कलर ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि एक कस्टम को लॉ बनने के लिए जो चीज़ जरूरी है वो क्या है, वो ऐसा कि ये कस्टम है वो फोर्स ऑफ लॉ उसने अटेन कर लिया है, इतना पुराना वो है, अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो समाज उसको एक अपराधी के तौर पे देखती है। उसने ऐसा फोर्स ऑफ लॉ जो है कस्टम ने अटेन कर लिया है, हालांकि वो किसी पार्लियामेंट्री लॉ में एग्जिस्ट नहीं करता और किसी भी स्टैट्यूट में लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी उसने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या किया है, एक फोर्स ऑफ लॉ अटेन कर लिया है। तो ऐसा कोई कस्टम होना चाहिए और उसी के बेसिस पे क्या हो सकता है, कन्विक्शन हो सकता है। लेकिन जरूरी क्या है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द पार्टीज क्लेमिंग इट, जो कस्टम को क्लेम कर रही कि ऐसा कस्टम है, उनको ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड क्लियर एंड एम्बिगुअस एविडेंस उसके सपोर्ट में देने पड़ेंगे कि ऐसा कस्टम एग्जिस्ट करता है। और ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, जो पार्टी क्लेम कर रही है कि ऐसा कस्टम है उसके ऊपर है, ना कि अपोजिट पार्टी के ऊपर। ठीक है, आपको आई होप ये चीज़ जरूर समझ में आई होगी। अगर कोई कस्टम है उसके ऊपर कन्विक्शन हो सकता है, बशर्ते उसने क्या किया हो, फोर्स ऑफ लॉ अटेन कर लिया हो। दूसरी चीज़, अगर कोई पार्टी क्लेम कर रही है कस्टम का, तो उसी पार्टी को एविडेंस देना पड़ेगा कि ये कस्टम जो है वो फोर्स ऑफ लॉ अटेन कर चुका है और इतना पुराना है। ठीक है, और इस केस में क्या किया था, पार्टी जो है वो फेल कर गई थी, फेल हो गया था कि वो एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाई कोर्ट में किसी एविडेंस से कि उसने फोर्स ऑफ लॉ अटेन कर लिया है, और जो हस्बैंड है उसका कन्विक्शन नहीं होता है। आई होप ये केस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, और आप ये पढ़ोगे जब PDF तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार और देख लेना वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो। इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हो, या फिर आप सीधा नाम से सर्च कर सकते हो, लो बाइट्स 906, अगर आप नाम डालोगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।